हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के प्रश्न बैंक 2022-23 की जो है उसके अध्याय 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने अध्याय 1 वास्तविक संख्या और अध्याय 2 बहुपद के पूरे की प्रश्न बैंक को पूरे ऑब्जेक्टिव, खालिस्तान, सही जोड़ी सभी सहित सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं जो आपको याद रखना है, जिससे आपको आसानी जाएगी ऑब्जेक्टिव करने में। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है। दो चर, चर मीन्स क्या होता है दोस्तों? चर का मतलब क्या होता है कि जिसके मान क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो चर को हम कैसे दे सकते हैं? एक्स, वाई, जेड, डैश डैश। तो वे मतलब चर क्या होते हैं? जिनके मान क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। तो हमने कितने चर की बात करी? दो चरों वाले, मतलब जिसमें दो चर मौजूद होंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 है। अब दोस्तों ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, दो चरों वाला और रैखिक समीकरण है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक क्यों बोला गया है? क्योंकि दोस्तों इसमें चर की अधिकतम घात हमें क्या दिख रही है? एक दिख रही है। तो हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण का निरूपण किस रूप से करते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहां ए, बी और सी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण का निरूपण क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब दोस्तों दो चरों वाला दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, व्यापक समीकरण युग्म बोल सकते हैं। दोस्तों ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण दो युग्म, मतलब दो चरों वाले है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर क्या होगा? 0। तो ये व्यापक रूप है। यहाँ सभी ए वन बी टू बी वन बी टू, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। जहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ए वन और ए टू के मान 0 के बराबर नहीं होंगे। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या हो सकता है? ये हो सकता है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण तो हम जान गए। यदि दो है तो दो के लिए हम क्या करेंगे? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। अब दोस्तों जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, इसके लिए उदाहरण देखिए। जैसे मान लो हमने लिखा 3x धन 2y बराबर क्या लिख सकते हैं? 40 और 2x धन 3y बराबर क्या लिख सकते हैं? 35। तो ये निरूपण हो गया। अब रैखिक समीकरण युग्म का यही होगा, है ना। अब दोस्तों प्रतिबंध आता है जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तब क्या होता है? इस स्थिति में जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। इस स्थिति में समीकरण निकाय क्या होता है? निकाय का जो हल है, निकाय क्या होता है? संगत है। निकाय क्या है? संगत है। तो अब दूसरा, जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के बराबर हो, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना हो, तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों? कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं
कोई हल नहीं होगा। और इस स्थिति में क्या कहलाएगा? असंगत हल कहलाएगा, असंगत हल। देखो जब बराबर नहीं होगा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, तो निकाय क्या होगा? संगत हल होगा। और जब दो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तो असंगत हल होगा। अब तीसरी स्थिति आएगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों? अपरिमित हल, अपरिमित हल, अपरिमित हल होंगे। और इस स्थिति में निकाय का जो हल होगा वो भी संगत होगा, संगत हल। तो इस तरह से ये हमें पॉइंट को याद रखना है कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखा प्रच्छेदी होंगी, तो निकाय का हल क्या होगा? संगत होगा। जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होगा, तो निकाय का क्या हल होगा? असंगत होगा। तीनों बराबर होंगे तो अपरिमित हल और संगत हल। तो इसमें जो दोस्तों, इसमें संपाती रेखाएं आएंगी। कौन सी? संपाती रेखाएं आएंगी, संपाती रेखाएं। और इसमें क्या आएंगी? रेखाएं समांतर होंगी। किसमें? इसमें समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। मतलब दोस्तों समांतर रेखाएं मतलब इस, देखो इसकी स्थिति के लिए फर्स्ट के लिए क्रॉस करेंगे, मतलब एक बिंदु पर प्रेक्षित करेंगे। दूसरे के लिए समांतर रेखाएं मतलब ऐसी रेखाएं प्राप्त होंगी। और तीसरी रेखाएं मतलब एक के ऊपर एक रेखाएं आएंगी। तो तीन स्थिति हमें याद रखना, 1 2 रेती। और बस इसमें आपको यही याद रखना है दोस्तों। मुझे ये इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसमें ये वाला में क्या बोला? संगत और असंगत में। इसमें तो देखेंगे, यदि बुक में मैं देख के बताऊंगा संगत है असंगत। अभी हम देख लेते हैं, हम प्रश्न बैंक में दिया है कि संगत हल है। तो अब देखते हैं हम सही विकल्प को। अब दोस्तों हम सही विकल्प करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या है? दोस्तों रैखिक आपको याद रखना है कि रैखिक जैसी बोले तो उस चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं उसमें देखिए, 2x की घात 2 धन 3y बराबर 5। इसमें घात 2 लग गई तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा है कि रैखिक समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। इसमें भी घात 2 लगी है, इसमें भी घात 2 लगी, सिर्फ हमारे डी नंबर में घात नहीं लगी है। तो हमारा आंसर होगा 5x धन 6y बराबर, हमारा आंसर होगा 6। अब दोस्तों मैंने आपको एक बात नहीं बता पाया, इसमें जब क्या होता a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2, तो रेखाएं प्रच्छेदी तो होती हैं, लेकिन उस समीकरण का इस समीकरण का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। तो दोस्तों जब भी रेखाएं क्या, यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे हमारा एक अद्वितीय हल होगा। यदि आपको ऐसा दिख जाए और वो बोले कि उस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे या कोई नहीं, तो आपको सीधा क्या लगाना है? एक अद्वितीय हल होगा। आपको ये तीन बातों का याद रखना है। अब दोस्तों ये बोल रहा है यदि a1/a2, तीसरा है यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y बराबर प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे और कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों जब भी हमने इसमें देखा था, दूसरा नंबर पॉइंट में क्या देखा, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2। तो हमने क्या देखा? कोई हल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से ये 3 हो गए हमारे। अब हम आगे के हल करते हैं ना। अब हम इसी में चौथा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चौथा करते हैं। मैंने इसके ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है, मैं बता दूंगा आपको। यदि a1/a2 बराबर है
B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर हैं तो रैखिक समीकरण का हल क्या होता है दोस्तों? तो रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा है तो तीनों समीकरण बराबर होते हैं तो रैखिक समीकरण का हल होता है दोस्तों अनंतः अनेक हल होते हैं। मतलब हमने पहले ही लिखा है अपरिमित, तो अपरिमित हल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव आपका दिया है, इसमें दिया है अनंतः अनेक हल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अनंतः अनेक हल। तो चौथा का हमारा आएगा अनंतः अनेक हल आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तीनों बराबर होते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रैखिक समीकरण का जो हल आता है अपरिमित रूप से हल आता है, मतलब अनंतः अनेक हल बोल सकते हैं। अब पांचवा इसमें रैखिक समीकरण क्या बोल रहा है, अद्वितीय हल होने के लिए प्रतिबंध। तो अद्वितीय के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो इस तरह से हमारा ये पांचवा हो जाएगा। छठवा क्या बोला, रैखिक समीकरण कोई हल होने के लिए, तो कोई हल के लिए क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं रेड पेन से। कोई हल होने के लिए हमने क्या देखा, ये देखा सेकंड वाला हमने, ये देखिए तो क्या होता है, ये इसका आंसर आ जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो ये छठवा का क्या आएगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के बराबर नहीं होगा C1/C2 के। अब दोस्तों सातवां ऑब्जेक्टिव इसमें अनंत अनेक हल होने के लिए, तो तीसरा हमने देखा ये क्या होता है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। तो इस तरह से दोस्तों ये 7 का ये आंसर था। दोस्तों आपको बुक से भी रिवीजन करना है, और बुक से सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगा दोस्तों, यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है तो आप अपनी जो NCERT कक्षा 10 की बुक है उसको पहले आप पढ़िए। बुक को जैसे हम कहानी पढ़ते हैं उसको पहले आप पढ़िए, इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। आपके ऑब्जेक्टिव खालिस्तान, सही विकल्प और क्या बोल सकते हैं एक शब्द में उत्तर, ये आपके क्लियर हो जाएंगे, गलती नहीं होगी आपसे। तो आप सबसे पहले बुक को पढ़िए, सभी विषयों की बोल रहा हूँ मैं, एक विषय नहीं, सभी पहले बुक पढ़िए आप। आपको गाइड पढ़ने की, परीक्षा दिन पढ़ने की, प्रश्न बैंक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले बुक पढ़िए, तब आपको अपने आप क्लियर होगा। दोस्तों हम रट्टा ना मारना चाहिए, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट यदि हमें क्लियर हो गया तो हम लाइफ में कभी भूल नहीं सकते उसको। यदि हम रट लेते हैं उस चीज़ को, हमें पता ही नहीं वो आया कैसे है, हम लिख के आ जाते हैं, हम बाद में भूल जाते हैं कि भाई इसको करना कैसे। हमें सवाल को हल करके देखना कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। मैथमेटिक्स में हमें हल करके देखना चाहिए, मैथमेटिक्स तो हमें रटना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग बहुत रटते हैं, मैथ को भी रट लेते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस चीज़ को ना रटें। किसी भी विषय को, साइंस हो या सोशल साइंस हो, आप उसको पहले समझो। तो दोस्तों अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।